तुम लोग अंबानी अडानी को गाली दे दे के बोर हो गए होगे ना, अपनी एक आंख छोटी करके बैठो। तुम्हें एक नया बंदा बताता हूँ। और जब मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था, भाई ये बंदा क्या चीज है। तुम्हें क्या लगता है आज तक छोटी आंख करके बाबा रामदेव ने तुमसे झूठ नहीं बोला, तुम्हें लूटा नहीं है, स्कैम नहीं किया है, टैक्स चोरी नहीं करी है, नकली दवाइयां नहीं बेची है, देशभक्ति के नाम पे नकली सामान नहीं बेचे, हिंदुइज्म के नाम पे नकली सामान नहीं बेचे, या फिर कोर्ट के ऑर्डर्स की डिसरिस्पेक्ट नहीं करी है, क्या नहीं करा है। अपने 2-4 पैसे बनाने के लिए ये आदमी सामने वालों से खेला है। और मैं जब भी किसी के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, ना ही मैं उसकी बैक स्टोरी बताता हूँ, ना ही मैं कोई भी डॉक्यूमेंट्री बनाता हूँ, पर इस वीडियो के अंदर ये बताना जरूरी बहुत है। सन 2000 के अंदर बाबा रामदेव और बालकृष्ण इतने गरीब होते थे कि भैया वो अपने च्यवनप्राश को बनाते थे, सिर के ऊपर रखते थे और जाके मार्केट के अंदर बेच के आते थे। और उस टाइम तक दोनों ने संन्यास ले लिया था। और संन्यास का मतलब पहले तुम समझ लो, आप लोग अपने परिवार से अलग हो चुके हो और आपने अपने मोह माया का त्याग कर दिया। ये बहुत ही बेसिक कंडीशन है अगर आप चाहते हो कि दुनिया आपको ऐसा सन्यासी जाने दो। बट बाबा रामदेव ने किसी भी तरह की मोह माया का त्याग नहीं किया और वो आज की डेट में भी अपनी फैमिली से टच में है। इवन संन्यास लेने के बाद भी बाबा की फैमिली बाबा के साथ रहने आ गई थी जब भी उनका बिजनेस शुरू हुआ था। और बीच में काफी टाइम तक बाबा का सगा भाई उनके सारे के सारे पैसों का मैनेजमेंट संभालता था। तो जब मैं सो कॉल्ड बाबा जी की बात कर रहा हूँ तो तुम में से काफी लोग ऑफेंड हो जाए कि भाई तो सन्यासी आदमी है, इसकी थोड़ी सी इज्जत करो। इज्जत मैं उस आदमी की करूंगा जो इज्जत के काबिल होगा। ये कैसी इज्जत है कि भैया ये पहले पैदा हुआ था तो इज्जत देनी पड़ेगी। एक बार इसके कांड सुनो, तुम भी इज्जत देना बंद कर दोगे। अभी सन 2000 से पहले बाबा और बालकृष्ण काफी गरीब हुआ करते थे। बट सन 2000 के अंदर क्या होता है, इंडियन टीवी चैनल्स के ऊपर ना धार्मिक चैनल्स आने लगते हैं। और धार्मिक कैटेगरी में उस टाइम पे सबसे बड़ा चैनल था आस्था चैनल। और आस्था चैनल ने ना बाबा जी को इग्नोर कर दिया था कि भैया इस आदमी को अपने प्लेटफॉर्म पे नहीं लाएंगे। बट एक दूसरा चैनल था जिसका नाम था संस्कार, जिन्होंने सुबह सुबह बाबा जी का योगा दिखाना शुरू कर दिया कि भैया बाबा जी आएंगे और आप लोगों को योगा सिखाएंगे। और देखो इस चीज में कोई डाउट नहीं है कि बाबा जी को योगा करना और सिखाना दोनों आता था और काफी इजी लैंग्वेज में सिखाना आता था। बट वो सिखाने के साथ साथ ये क्या करते थे, ये ना अपनी दवाइयां बेचनी शुरू कर दी इन्होंने साथ में। ये टीवी के ऊपर आ जाते थे और बोलते थे कि भैया अगर आप में ये विटामिन की कमी है, आपका शरीर कमजोर रहता है, तो आप एक काम करो, ये पर्टिकुलर मेडिसिन लेना शुरू करो। बट इस चीज के अंदर भी ना एक प्रॉब्लम थी कि भैया आप लोग टीवी के ऊपर ऐड दिखा के ना सिर्फ जेनरिक मेडिसिन बेच सकते हो और वो जेनरिक मेडिसिन में बहुत ज्यादा पैसा बनता नहीं है। तो बाबा ने ना एक और तरीका निकाला। जब भी बाबा सुबह सुबह टीवी के ऊपर लाइव आते थे ना, तो वो अपने सामने काफी सारी लाइव ऑडियंस लेके बैठते थे। और जो भी लाइव ऑडियंस सामने बैठी होती थी उनको कन्विंस किया जाता था कि भैया अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप एक काम करो, एलोपैथिक से दवाई लेनी बंद कर दो, क्योंकि उनके पास किसी भी दवाई का क्योर नहीं होता है। आप लोग एक काम किया करो, अपनी एक नाक में उंगली लिया करो, दूसरी से हवा खींचा करो और हमारे है दिव्या फार्मेसी, वहां पे जाके फ्री के अंदर अपना चेकअप करवा सकते हो और हमारे डॉक्टर्स आपको बता देंगे कि भैया आपको बीमारी कौन सी है और वो सही कैसे होगी। और अभी ये सुनने में काफी एथिकल लग रहा होगा कि ठीक है भैया आप लोग फ्री में लोगों का इलाज कर रहे हो, कितनी बढ़िया बात है। बट क्या चीज की फ्री में इलाज नहीं हो रहा है, फ्री में सिर्फ और सिर्फ चेकअप हो रहा है। और उस चेकअप का एजेंडा यही था कि भैया एक बार बंदा आएगा, उसको 50 मेडिसिन चेप देंगे। और हर मेडिसिन ओवर प्राइस थी और हर मेडिसिन के पैसे लिए जाते थे। और इस सब के होने के बाद भी इंडिया के अंदर योगा को पॉपुलर करने वाले बाबा रामदेव ही थे। और इनकी पॉपुलैरिटी को देखते देखते आस्था चैनल को लगा कि यार बाबा रामदेव तो हमारे प्लेटफॉर्म पे आने चाहिए। तो आस्था चैनल ने बाबा रामदेव को पोच कर लिया और उनको बोला कि हमारे टीवी पे आया कर। बाबा रामदेव ने बोला भैया ठीक है, मेरे को ज्यादा व्यूअरशिप मिल जाएगी, मैं तुम्हारे टीवी पे आ जाऊंगा, मुझे क्या दिक्कत है। सेम यही चीज हुई, टीवी चैनल चेंज हुआ, बाबा की पॉपुलैरिटी बढ़ी, बाबा ने और दवाइयां बेची, और ज्यादा पैसा कमाया, एलोपैथिक मेडिसिन की और ज्यादा बुराई करी और खुद की दवाइयों को ऐसा मैजिकल बना के प्रमोट किया। 2006 में तो बाबा जी ने एक बार आके बोला था कि भैया मैं एड्स का इलाज भी कर दूंगा, बस एक काम किया करो, सुबह सुबह मेरे साथ जल्दी जागा करो और योगा किया करो। और ये जो कोंडम वगैरह तुम डाल के यूज करते ना, इससे एड नहीं रुकता होता है। और फनी बात यह है कि ये वही टाइम था जिस टाइम पे कांग्रेस गवर्नमेंट कैंपेन चला रही थी कि भैया कोंडम यूज कर लिया करो, इतनी आबादी मत बढ़ाओ और एड्स हो जाएगी, मर जाओगे। बाबा के बयान के बाद सरकार को आगे बोलना पड़ा कि भैया फालतू बातें मत करो। एक तरफ को सरकार फ्री में कोंडम बांट रही है और दूसरी तरफ तुम बोल रहे हो कि भैया इसको यूज करना कोई फायदेमंद नहीं है। और ये पहली बार हुआ था कि बाबा की स्टेटमेंट ना सरकार की नजर में आई, क्योंकि ये आदमी खुद की दवाइयां बेचने के लिए रोज ही गलत स्टेटमेंट देता था। बट बाबा का बिजनेस स्टिल एक जगह पे जाके ना स्टक हो गया, क्योंकि हो गया रहा था कि आस्था चैनल वाले ना बाबा को सुबह 6:30 से लेकर ना 8 बजे तक का टाइम देते थे। बाबा को चाहिए था भैया मेरे को तो पूरा दिन दिखाया जाए, तो बाबा ने क्या किया, पूरा चैनल ही खरीद लिया। जिस चैनल पे बाबा जी को पोच करके लाया गया था, उस चैनल पे बाबा ने इतनी नकली दवाइयां बेची कि भैया पूरा चैनल ही खरीद लिया। अब मैं दवाइयों को नकली वर्ड से क्यों रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्योंकि मैक्सिमम दवाइयां क्लिनिकली ट्रायल्ड नहीं थी। मतलब बाबा जी तो बोल रहे कि आप सही हो जाओगे, पर कोई साइंटिफिक रिपोर्ट नहीं थी जो इस पूरे डेटा को बैक करती हो। और जब बाबा ने टीवी चैनल खरीद लिया, पूरा दिन टीवी के ऊपर आना शुरू किया, उसके बाद बाबा ने अपनी टिकट्स भी लॉन्च कर दी। जिन लोगों को बाबा जी सुबह सुबह ग्राउंड के अंदर बिठा के फ्री में योगा सिखाते थे, उनको वहां जाने के पैसे देने पड़ेंगे। और कितने पैसे दे रहे हो ये चीज उस पर डिपेंड करेगी कि आप लोग कितना बाबा जी के पास बैठ रहे हो। अगर आपको सबसे आगे की सीट चाहिए तो आपको 2100 रुपए तक देने पड़ेंगे और पीछे की सीट चाहिए तो 500 में भी चलेगा। 2006 की लोग 2006 के अंदर बाबा को 2100 रुपए देते थे। और बाबा जब एक बार योगा सिखाते थे ना, अपने सामने 8-10 हजार लोग लेके बैठते थे। और बाबा ने भगवा रंग तो डाल ही रखा था, सन्यासी
खुद को बोलते थे, तो है नहीं थे। तो जैसा जैसा वो लोगों को बोलते थे लोग वही करते रहते थे। अभी ना बाबा जी ने टीवी खरीद लिया, बाबा जी इतने सारे ऑफलाइन इवेंट्स कर रहे थे। उसके बाद भी बाबा जी ने 2004 और 5 की टोटल सेल पता है कितनी दिखाई थी? सिर्फ और सिर्फ 6,67,000 रुपीज। एंड ये डेटा देख के ना ऐसे सरकार पागल होगी कि भाई ये आदमी धंधा नहीं कर पा रहा, क्या कर रहा है? सरकार ने जाके वहां पे छापा मारा और पकड़ा कि भैया 2004-5 के अंदर ये आदमी 5 करोड़ की सेल का स्कैम कर रहा था। 5 करोड़ से ज्यादा की सेल कर रखी है और बोला भैया सिर्फ 6 लाख का माल भी क्या। तो 2004 और 5 के अंदर ही हमारे बाबा टैक्स चोरी करते हुए पकड़े गए। और सिर्फ खुली टैक्स चोरी नहीं की जा रही थी, गरीबों के नाम पे की जा रही थी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने काफी सारे प्रोडक्ट्स बनाए और अपनी ट्रस्ट के अंदर बेच दिए और बोला गया कि भैया ये हमारी ट्रस्ट के अंदर जो भी प्रोडक्ट गए हैं ये गरीबों को फ्री में बटेंगे, पर अपनी ट्रस्ट के नाम पे आगे बेचे जा रहे हैं। और इस पूरे इंसिडेंट को एक्सपोज किया था तहलका न्यूज ने। और एक बार मीडिया से एक्सपोज होने के बाद ना बाबा ने एक और चीज बहुत सही सीख ली जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। बट जिधर एक साइड में बाबा स्कैम करते जा रहे थे ना, वो बातें कोई ज्यादा फैल नहीं पा रही थी मार्केट में। पूछ पड़ेगा मेरी। और ऐसी कोई भी पार्टी नहीं थी जो बाबा से एसोसिएट नहीं होना चाहती थी। बीजेपी पार्टी के साथ भी बाबा के अच्छे रिलेशन थे, कांग्रेस के साथ भी बाबा के अच्छे रिलेशन थे, लालू यादव के साथ भी अच्छे रिलेशन थे। और कांग्रेस ने तो बाबा जी को एक बार बचाया भी था। हुआ क्या था उस टाइम पे ना, यूनियन ने स्ट्राइक कर दी थी कि भैया बाबा जी ना हमको बहुत कम पैसे दे रहे हैं, तो हम लोग तो काम ही नहीं करेंगे। और दूसरा ना कम पैसे देने के साथ साथ ही अपने प्रोडक्ट्स के अंदर ना जानवरों की हड्डियों का चूरा डलवाते हैं। और इनकी लैब टेस्ट रिपोर्ट भी मंगाई गई और उसके अंदर हड्डियों का चूरा निकला भी। तो बाबा ने बोला कि भैया ये तो साजिश है, हमको तो फंसाया जा रहा है। फिर दोबारा से लैब टेस्ट रिपोर्ट करवाई गई और उसके अंदर कुछ भी नहीं निकला। और उस टाइम पे हिमाचल में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार ने बाबा जी को खुली चिट दे दी और यूनियन वालों को बोल दिया गया कि भैया या तो काम कर लो तमीज से या फिर निकाल देंगे। और निकाल दिया उनको। बाबा की कंपनी के अंदर जो आदमी आवाज उठाता था कि भैया हमको कम पैसे मिल रहे हैं या फिर हमसे गलत काम करवाया जा रहा है, उनको रातों रात फायर कर दिया जाता था। और जब भी बाबा के ऊपर कोई भी उंगली उठाई जाती थी, बाबा खेलते थे विक्टिम कार्ड कि भैया ये जो फॉरेन कंपनी है ना, ये मेरे नाम को खराब करना चाहती है, ये चाहती है कि मैं आपको योगा ना सिखाऊं, ये चाहती है कि मैं आपको अच्छा सामान ना बेचूं। और ये करते करते धीरे धीरे बाबा और ज्यादा फेमस होते गए और इतने फेमस होते गए कि भैया एक बार वो बिहार के अंदर गए थे अपना शो करने। 55,000 लोग आए थे बाबा के साथ योगा करने। पर बाबा 55,000 लोगों के सामने फ्री में योगा करने क्यों जाएंगे? और उसका रीजन था अपना खुद का क्लिनिक खोलना। बाबा ने पूरे देश के अंदर अपने शो अनाउंस कर दिए थे। 50-50 डॉक्टर और 2-2 गाड़ियां भर के दवाइयां लेके जाते थे यहाँ से। और वही स्ट्रेटेजी रिपीट की जाती थी कि भैया आपका इलाज हम लोग फ्री में करेंगे। और इलाज फ्री में नहीं होता था, सिर्फ और सिर्फ चेकिंग फ्री में होती थी। और चेकिंग का पूरा एजेंडा होता था ज्यादा से ज्यादा दवाइयां चेपना। 2009 में तो बाबा ने यह भी बोल दिया था कि भैया होमोसेक्सुअलिटी एक बीमारी है और इसको मैं सही भी कर दूंगा, बस आपको छोटा सा काम करना है कि भैया एक आंख को छोटा करना है और एक नाक से हवा खींचनी है। बाबा ने तो ये भी बोल दिया था कि भैया मैं एड्स का इलाज कर दूंगा, तुम्हारे माथे के यहाँ पे पुच्ची दूंगा, एकदम सही हो जाओगे। और लोगों को तो जादू में वैसे ही ज्यादा इंटरेस्ट रहता है ना, मान भी लेते हैं। और जब बाबा ने 2009 के अंदर होमोसेक्सुअलिटी के खिलाफ बोला था ना, उस टाइम पे कांग्रेस सरकार ने बोला था भैया आप गलत बोल रहे हो, आपकी सारी बातें साइंटिफिक नहीं है। और इस टाइम तक ना कांग्रेस और बाबा के बीच में ना मतभेद होनी शुरू होगी। बाबा ने खुले के अंदर आके कांग्रेस के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया और लोकपाल बिल के अंदर खुद के आंदोलन के अंदर भी शामिल हो गए। और जैसे बाबा ने ऐसा किया, कांग्रेस वाले बाबा के पीछे बढ़ गए, इनके पुराने कांड उठा के लाने लगे कि भैया तुमने कौन कौन से स्कैम कर रखे। फिर उस टाइम पे 2011 के अंदर बाबा के स्कैम एक्सपोज होते हैं। एक रिपोर्ट निकल के आती है जिसके अंदर बताया जाता है कि भैया बाबा, उसकी फैमिली और जो बाल कृष्ण है उनके नाम के ऊपर ना अनोनिमस आईडी से अलग अलग जगहों पे प्रॉपर्टीज खरीद रखी है। और वो भी मैक्सिमम प्रॉपर्टीज ब्लैक मनी से खरीद रखी है। कहां पे मैं बताता हूँ अभी। इस रिपोर्ट के अंदर एक विलेज मेंशन है जिसके अंदर आचार्य बालकृष्ण जो पतंजलि की सारी मेडिसिन बनाते हैं, उनके पीए है ना, उनकी सैलरी 8,000 रुपए थी। और उन्होंने एक जगह पे 35 लाख रुपए की प्रॉपर्टी ले रखी थी। और वहां के लोकल प्रॉपर्टी डीलर्स का ये बोलना था कि भैया 5 करोड़ तो मिनिमम वैल्यू है इस प्रॉपर्टी की। अगर 35 लाख की रजिस्ट्री दिखा रहे दैट मींस बाकी सारा का सारा पैसा ब्लैक से हवाले के अंदर दिया गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक और प्रॉपर्टी ले रखी थी जिसकी वैल्यू 1.3 या 4 करोड़ थी। और उसकी भी रियल वैल्यू की एस्टिमेशन 2011 के अंदर जो ली गई थी वो थी 15 करोड़ रुपए। बाकी बचा हुआ सारा का सारा पैसा प्रेडिक्ट किया जाता है कि भैया हवाला के थ्रू ट्रांसफर किया गया होगा। और जैसे ही सरकार को ये चीजें पता चलती है, बाबा के ऊपर सीबीआई की रेड पड़ जाती है। और रेड चल ही रही थी, इतने में कांग्रेस की सरकार गिरती है, मोदी गवर्नमेंट की सरकार आती है और बाबा के अच्छे दिन शुरू। हमारे पता नहीं बाबा के तो आ ही जाते हैं भाई। जितने केस लगे हुए सारे हट गए। बाबा रामदेव ने इलेक्शन के अंदर मोदी गवर्नमेंट को ओपनली सपोर्ट किया था। बाबा रामदेव ने अपना हिंदू कार्ड खेलने के लिए बोला था कि भैया मैंने मोदी जी से बात कर ली है, उन्होंने मेरे को 6-7 चीजें लिख के दिए कि भैया ये सारी चीजें होंगी अगर मोदी जी आते तो। गौ रक्षा की जाएगी, गौओं की सामान के अंदर चीजें की जाएंगी। आज भी सड़कों पे घूम रही है भाई वो। 2014 से 2026 आ गया। अगर गाय को माता मानते तो आज तक वो तो पकड़ लो 12 साल हो चुके, बट इसको हटा के बाबा रामदेव के ऊपर वापस आते हैं। मोदी जी के पीएम बनते ही एक नई मिनिस्ट्री ओपन कर दी जाती है जिसका नाम होता है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। जिसका एक बहुत बड़ा मेन एजेंडा होता है कि भैया आयुर्वेदा को रिवाइव किया जाए, आयुर्वेदा को प्रमोट किया जाए, योगा को प्रमोट किया जाए। जिससे एट द एंड होगा क्या, उसका जो भी सबसे बड़ा प्लेयर होगा जो कि हमारे बाबा रामदेव थे, उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। वो मैं रेवेन्यू टर्म्स में आगे दिखाऊंगा कि भैया मोदी जी के आने से पहले कितनी ग्रोथ थी, पहले कितने नंबर थे और उसके आने के बाद क्या होगा। इवन हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने योगा को एक चैरिटेबल अकाउंट के अंदर डाल दिया जिससे बाबा को काफी सारे टैक्स रिबेट भी मिल सकते।
सके। जिससे हुआ क्या, नंबर हमारे एकदम सामने है। 2014 से पहले 800 करोड़ था पतंजलि का रेवेन्यू, और मैं बात कर रहा हूँ पतंजलि आयुर्वेदा का, और सिर्फ 4 से 5 सालों के अंदर 800 करोड़ का रेवेन्यू 8000 करोड़ रुपए चला गया। और जैसे जैसे बाबा के पास पैसा बढ़ता गया ना, बाबा ने अपनी सारी पुरानी गलतियां सही करी। जब बाबा पहले एक्सपोज हुए थे, हर बार मीडिया में एक्सपोज हुए थे, और इस बार इन्होंने क्या किया, मीडिया को ही खरीद लिया। भर भर के मीडिया में एड्स देनी शुरू कर दी, और सबको बोला भैया मेरे खिलाफ कुछ बोला तो एड छीन लूंगा। सेम वही सरकार वाली हरकत है। इसलिए 2017 के अंदर क्या होता है, इनका एलोवेरा जूस और शिवलिंग बेचे दोनों क्वालिटी टेस्ट के अंदर फेल हो जाते हैं। के बाद भी लोगों तक ये बातें नहीं पहुंच पाई, सिर्फ और सिर्फ उसके पीछे यही रीजन था कि भैया मीडिया बिक चुकी है। और जब से मोदी जी आए ना, ये रिपोर्ट्स देखो, हर बार इनकी ग्रोथ ही होती रही है। और तुम में से कुछ लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा कि भैया एकदम से डिप कैसे हो गया इनका रेवेन्यू, उसके बारे में आगे बताऊंगा। डिप नहीं हुआ, कुछ चेंजेस हुए, क्योंकि 2019 से पहले ना पतंजलि के पास सिर्फ एक ही कंपनी थी, और उसका नाम था पतंजलि आयुर्वेदा। और 2019 के बाद ना उन्होंने एक रुचि सोया कंपनी को खरीद लिया था, और उसका नाम कर दिया था पतंजलि फूड। तो अभी एक बार पतंजलि आयुर्वेदा के ऊपर बात करते हैं, उसके बाद पतंजलि फूड्स के ऊपर मूव करेंगे। और जो भी मैंने अभी तक ऊपर कांड गिनवाया ना, उसके अंदर बाबा फिर भी संभल के और सही चल रहे। बट अभी बाबा ने क्या करना शुरू किया, बाबा ने ना इलीगल मार्केटिंग यूज करनी शुरू करी। बाबा कंटिन्यूसली ऐसे बयान देते रहते थे कि भैया जो एलोपैथी है किसी भी काम की नहीं होती है। बट बाबा ने बकायदा एक रिपोर्ट निकाली कि भैया बीपी, शुगर, लीवर, थायराइड, आई, ईयर या फिर स्किन या फिर ऐसी कई और बीमारियां जिसका इलाज है ही नहीं। एलोपैथी के पास इसका इलाज ही नहीं है, और अगर आपको इसका इलाज करवाना है सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदा के अंदर मिलेगा। और इस पूरी एडवर्टीजमेंट के अंदर इन्होंने 17 बीमारियां क्लेम करी थी। बट एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो 17 बीमारियां क्लेम करी गई है, इसके अंदर से 12 बीमारी इसकी मेडिकल जो दवाई है उसकी टेस्टिंग तक नहीं हुई है। बस बाबा जी एक दिन सो रहे थे, अगले दिन उठे और बोले यार ये गोलियां ना सुबह शाम 2 गुनगुने पानी के साथ ना नाक से खींच लेना, सही हो जाओगे। बस एक चीज का ध्यान रखना, दवाई लेते टाइम एक आंख को छोटा करके लेना है। और अभी तुम्हें लगेगा कि ठीक है यार 17 में से 12 ही दवाइयों की तो चेकिंग नहीं हुई थी, बाकी 5 का तो बाबा जी ने इलाज ढूंढ लिया ना। नहीं ढूंढा है जनाब, क्योंकि जब ये एडवर्टीजमेंट पब्लिश की गई थी उस टाइम पे 4 दवाइयों के क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे थे। अभी फेज 1 खत्म हुआ था, फेज 2 शुरू भी नहीं हुआ था, और जिसकी टेस्टिंग खत्म हो गई थी वो भी कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं दे रहे थे कि भैया हम लोग बीमारी सही कर सकते हैं। और ये जो बाबा ऊपर क्लेम कर रहे थे ना कि भैया बीपी का इलाज नहीं है एलोपैथी के अंदर, वही बाबा जब 2011 के अंदर हंगर स्ट्राइक कर रहे थे तो देहरादून के एक प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हुए थे, क्योंकि इनका बीपी बढ़ गया था। और ये वही बाबा है जो कह रहे थे भैया पेट में लस्सी बनाओ बीपी सही हो जाएगा। बालकृष्ण 2019 के अंदर एम्स हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हुए थे जब उनको चक्कर आ रहे थे और थोड़ा सा चेस्ट पेन कर रहा था। उस टाइम पे तो ये भागे भागे एलोपैथिक के पास चले गए। उस टाइम पे इनको दिखा कि भैया इसके पीछे विज्ञान है, इसके पीछे साइंस है, डॉक्टर हमें बचा लेंगे। और यही जब दूसरे लोग मर रहे होते हैं तो ये कहते हैं भैया मरना मत, अभी 10 साल पहले हमारी दवाई खाओ, 10 साल बाद मर जाना, पहले हमको पैसे दे के जाओ। बाबा ने एलोपैथिक मेडिसिन को लेकर इतनी ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई ना कि भैया 2022 के अंदर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कंप्लेंट कर दी, और यही सेम कंप्लेंट इन्होंने एडवर्टाइजमेंट कमीशन काउंसिल को भी भेज दी, जिसके अंदर काउंसिल ने एकदम क्लियर मेंशन करके लिखा कि भैया बाबा रामदेव बार बार आते हैं, एलोपैथिक मेडिसिन का मजाक उड़ाते हैं, खुद से एलोपैथिक मेडिसिन कंज्यूम भी करते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं, और ये वॉयलेशन किया जा रहा है ड्रग्स एंड अदर मैजिकल मेडिसिन एक्ट का। हाँ, हमारे देश के अंदर एक ऐसा रूल बना हुआ है जिसके अंदर आप लोग 54 टाइप की बीमारियों को एडवर्टाइज नहीं कर सकते कि भैया हम सही कर देंगे। बट हमारे बेचारे बाबा ने उसके अंदर से 6 बीमारियां हाईलाइट कर दी कि भैया मैं सही करूंगा, मेरे पास तो आओ, एक पुच्ची माथे पे दूंगा, एक पुच्ची गुद्दी पे दूंगा, एकदम सही हो जाओ। और साथ ही साथ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का भी वायलेशन किया जा रहा है। और अगर कानूनन रूप से देखा जाए तो उस टाइम पे बाबा रामदेव को 10 लाख का फाइन होना चाहिए था और कम से कम 2 साल की जेल की सजा होनी चाहिए। बट बाबा को क्या मिला? घंटा कुछ नहीं, पूछ पड़ेगा मेरी, क्योंकि कानून अंधा नहीं है ना जनाब। कानून देखता है कि सामने कौन खड़ा है, उसको सजा क्या देनी है। उसी जगह पे अगर आप लोग खड़े होते तो भैया ट्रायल्स के अंदर आपको 4 साल अंदर रखा जाता, उसके बाद 2 साल की सजा देते। अरे बाबा जी तो इतने अजीब है कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं सुनते हैं। आगे सुप्रीम कोर्ट का क्या लफड़ा होता सुनाऊंगा तुम्हें, बहुत क्रेजी है। पर उससे पहले हमारे सबसे मेन मुद्दे के ऊपर चलते हैं, और वो है बाबा जी की 2020 की कोरोना। 2020 पैंडेमिक हम सबने देखा भैया कोविड कैसे हुआ, हम सबको पता वो कितना डेंजरस था। देश के देश रुक गए भाई, कितनों ने अपना पूरा खानदान खो दिया, कितनी ट्रेजेडिक मोमेंट थी भाई कोविड। पूरी दुनिया में कोविड का कोई इलाज ना बना, अभी तक भी नहीं बना है। जो हमें वैक्सीनेशन दी गई है ना, वो इसलिए दी गई है कि भैया हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज पहले बन जाए, जिससे कोविड की बीमारी हमें हो ना। जिसको ऑलरेडी कोविड हो चुका है वो इंजेक्शन उसको सही नहीं करता है। बट 2020 के अंदर ही बाबा ने मिस इन्फॉर्मेशन फैलानी शुरू कर दी कि भैया मैं लाया हूँ कोविड का इलाज, और उस किट का नाम है कोरोनिल, एक किट लो सही हो जाओ। जैसे ही बाबा ने लॉन्च किया ना भैया, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि भैया एड रोको, सबसे पहले क्या कर रहे हो, ये क्या नहीं बकचोदी उठा के ले आए कि भाई मैं सही। अरे पागल हो क्या? सरकार आई, सबसे पहले एड को रुकवाया गया और क्लेम्स को फेक बोला गया कि भैया हम पे ऐसा कोई सबूत नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दी, सरकार ने बैक स्टेप कर लिया, तो भैया बाबा जी को तो बदनामी होगी राइट, घंटा, क्योंकि बाबा ने पूरे मीडिया चैनल खरीद रखे थे और वहीं जाके मार्केट करके आ रहे थे। बाबा जी ने बोला ठीक है यार एड नहीं चला सकता, पॉडकास्ट तो दे सकता हूँ ना। हर मीडिया चैनल पे चले गए अपना पॉडकास्ट देने और अपनी दवाई लेके बैठे कि भैया आप इससे सही हो जाओगे। और सिर्फ 4 महीने के अंदर 25 लाख लोगों
लोगों को 250 करोड़ रुपए की कोरोनिल बेच दी और लोगों ने कोविड होने के बाद कोरोनिल ये सोच के खाई कि भैया सही हो जाऊंगा। और बाद में जब सुप्रीम कोर्ट ने बाबा को अंटे में लिया तो कहते नहीं भैया हमने ये थोड़ी बोला था आप सही हो जाओगे, हमने तो ये कहा था भैया ये तो एक इम्यूनिटी बूस्टर है, इसको खाओगे तो कोविड होगा नहीं और उसका भी कोई प्रूफ नहीं है, इसके भी चांसेस हैं। बट बाबा जी इतने बड़े बड़े क्लेम्स कर रहे थे, किस बेसिस पे कर रहे थे, कोई ना कोई तो बैक होगा ना। और सच बताऊं तो बैक था, 45 लोगों के ऊपर दवाई टेस्ट भी की गई थी और वो 45 के 45 लोगों को माइनर सिम्टम्स थे, कोविड नहीं हुआ था। कोविड के अंदर सभी के सभी लोग न्यूज चैनल देख रहे थे सुबह शाम और वहां पे बाबा जी आगे अपनी खुद की एडवर्टाइज करके जाते हैं और 25 लाख लोगों का कार्ड देते हैं। भाई प्रॉब्लम ये नहीं है कि भैया आपने देश से 250 करोड़ रुपए कमा लिए लोगों की मौत के ऊपर नंगा नाच करके, वो प्रॉब्लम है ही नहीं। प्रॉब्लम ये है कि भैया जो लोग कोविड के अंदर तड़प रहे थे, जिनको टेस्ट और सांस दोनों नहीं आ रही थी, वो लोग आपकी दवाई खा के ये उम्मीद कर रहे थे कि भैया सही हो जाएंगे। जिस टाइम पे उनको एलोपैथिक मेडिसिन लेनी चाहिए थी, वो आपके फॉलोवर्स थे, वो एलोपैथिक मेडिसिन ना लेके आपकी दवाई ले रहे थे। आपको कोविड होता, आप एलोपैथिक मेडिसिन लेते, वो नहीं ले रहे थे, वो आपकी दवाइयां खा रहे थे और उसकी वजह से कितनी हुई होंगी इसका कोई डेटा नहीं है। और ये चीज बहुत बड़ा मुद्दा है, लोग इसके ऊपर बात क्यों नहीं करे। भाई तू 250 करोड़ रुपए ले गया, तेरा हजारों करोड़ का टर्नओवर है, फर्क भी नहीं पड़ता है तुझे, और तू 25 लाख लोगों का बना के चला गया, तेरे को समझ है। अभी ये सारी चीजें देखे ना 2023 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ना स्ट्रिक्ट होगी। 2023 में कोर्ट ने बोला कि भैया आज के बाद अगर एक भी फेक एड निकाली तो भैया हर एड के ऊपर आपको 1 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। और बाबा जी ने बोला कि ठीक है जनाब, कोई फेक एड नहीं आएगी, आज के बाद हम अच्छा काम करेंगे और ना ही एलोपैथिक मेडिसिन को क्रिटिसाइज करेंगे, क्योंकि वो दवाई साइंस दवाई है और हमारी दवाई सिर्फ बातें हैं। अभी भाई सुप्रीम कोर्ट बोल रही है, इतनी बड़ी बॉडी बोल रही है, बाबा ने माना तो होगा ही ना, और माना भी था, 3 महीने माना। और जिस साल सुप्रीम कोर्ट ने धमकी दी थी और वार्निंग दी थी, उसी साल के एंड ईयर के अंदर बाबा जी ने दिसंबर के अंदर कुछ एड्स निकाली जो मिसलीडिंग थी। 2024 की जनवरी के अंदर भी एड्स निकाली गई और वो भी मिसलीडिंग थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बाबा को फटकार लगाई, धमकी दी और पूछा कि भैया आपके पास 3 हफ्ते हैं, मुझे रिटर्न में बताओ कि आपके ऊपर एक्शन क्यों ना लिया जाए। आपने लगातार बहुत बार लोगों को मिसलीड किया, आपके ऊपर एक्शन में क्यों ना लूं, मुझे ये चीज बताओ 3 हफ्ते के अंदर अंदर। अभी भाई सुप्रीम कोर्ट किसी बाबा से सवाल पूछ रही, मतलब तुम इमेजिन कर पा रहे हो सुप्रीम कोर्ट, और बाबा ने जवाब पता है क्या किया, इग्नोर कर दिया। पूछ पड़ेगा मेरी, बाबा ने नोटिस का जवाब ही नहीं दिया। फिर 19 मार्च 2024 को बाबा को सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई अब तू आएगा, अब तू आ, हाजिरी दे, या तो तू खुद चल के आएगा या फिर मैं बंदे भेज रहा हूँ वो उठा के लाएंगे, तू अब कोर्ट आएगा। और बाबा जी फिर कोर्ट गए भी थे और हाथ जोड़ जोड़ के माफिया भी मांगी थी, और कोर्ट ने बोला था कि भैया यहाँ अपॉलॉजी नहीं चाहिए, पब्लिक को अपॉलॉजी दो। बाबा जी ने प्रेशर के अंदर आके पब्लिक अपॉलॉजी दी भी, और वो अपॉलॉजी देने के कुछ टाइम बाद आगे बोलते भैया वो तो मैंने ऐसी प्रेशर में आगे दे दी थी, कोर्ट का डिसीजन गलत नहीं था कि हमको सॉरी बोलनी है, कोर्ट तो अपना रूल ही फॉलो कर रही थी ना, ये बस लो गलत बना हुआ है, लो पुराना हो गया, हमको ढंग से स्कैम ही नहीं करने दे रहा, हम ढंग से मार्केटिंग नहीं कर पा रहे। और सिर्फ इतना ही नहीं, अभी और भी सुनो, 2019 से लेके 2022 तक यूके गवर्नमेंट के टूरिस्ट डिपार्टमेंट ने एक प्रॉपर्टी की नीलामी करी। 142 एकड़ की एक प्रॉपर्टी थी जिसके अंदर हेलीपैड्स, म्यूजियम, पार्किंग, काफी सारी चीजें थी, और उसको रीडेवलप करने के लिए सरकार ने 23 करोड़ का लोन उठाया और उसके बाद उस प्रॉपर्टी को रेंट के लिए प्राइवेट कंपनीज को ऑक्शन कर रहे थे। अभी ऑक्शन शुरू करने से पहले ना मैं तुम्हें 2-3 रूल बता देता हूँ। पहला रूल ये होता है कि भैया सरकार ने जितना ही पैसा उस पूरी प्रॉपर्टी पे लगाया, सबसे पहले ऑक्शन उसके आगे से शुरू। फॉर एन एग्जांपल, सरकार इस फोन का ऑक्शन कर रही है और सरकार इसको 100 रुपए का खरीद के लाई है, तो भैया ऑक्शन शुरू होगा 101 रुपए से। अब जो कंपनी जितना बिड करेगी उसको मिल जाएगा। दूसरी कंडीशन, जब भी आप लोग ऑक्शन करोगे, आप एक पब्लिक स्टेटमेंट इश्यू करोगे जिसके अंदर आप लोग हर कंपनी को इन्वाइट करोगे कि भैया ऑक्शन होने वाला है। और तीसरा और सबसे मेन, जो भी कंपनी ऑक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रही होगी उसके अंदर एक आदमी की एक से ज्यादा कंपनियां नहीं हो सकती। अभी उस ऑक्शन के अंदर 3 कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया, एक कंपनी ने 51 लाख की बिड करी, एक ने 65 लाख की बिड करी और तीसरी कंपनी ने 1 करोड़ की बिड करी पर साल के रेंट की, और 15 साल के रेंट एग्रीमेंट होने वाले। और जिसने 1 करोड़ की बिड करी थी उसके हाथ में रेंट एग्रीमेंट दे दिया। और मैं अब तुम्हें दोबारा बता देता हूं, 142 एकड़ की प्रॉपर्टी है जिसको रीडेवलप करने के लिए 22 करोड़ 23 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, जिसका 15 साल का रेंट सिर्फ 15 करोड़। और जो तीनों कंपनीज ने बिड किए, तीनों की तीनों कंपनी आचार्य बालकृष्ण की थी। और जब एक रिपोर्टर ने इसका खुलासा किया तो सरकार ने बोला फालतू बातें मत करो मेरे साथ। और ये सारी चीजें बार पता क्यों नहीं आई हुई, क्योंकि भैया कोई भी यूट्यूबर बोल देता तो भैया डेफेमेशन केस हो जाता है। अभी मैं पढ़ रहा था, ट्रस्टिफाई एक चैनल है जो सारी की सारी लैब रिपोर्ट्स करता होता है, उसके ऊपर 15 करोड़ का केस कर रखा है इन्होंने। मीडिया खरीद रखी है, सरकार ही नहीं की, ओपोजिशन में अकल नहीं है बात करने की, तो रह कौन गया। और अभी तुम में से कुछ का सवाल होगा कि भैया लोग इन पे इतना ट्रस्ट क्यों करते। अगर बदनामी होनी होती तो वर्ड ऑफ माउथ से शुरू हो जाती, बट द रियलिटी इज कि भैया बाबा को योगा तो आता ही है और वो कुछ बहुत तो असर करता ही है। और सेकंड, जब भी तुम लोग इनके क्लिनिक के अंदर जाओगे ना, ये लोग तुमको बहुत ज्यादा दवाई और बहुत बड़ा प्रोसेस देते हैं। ये आपको बोलते हैं भैया आप जाओ एलोपैथिक से दवाई ले लो, वो आपकी बीमारी को खत्म नहीं करेगा, दबा देगा। और जब वो आपकी बीमारी को दबा देगा आप लोग सही नहीं होगे, जब दवाई छोड़ोगे तभी आप लोग दोबारा बीमार हो जाओगे। तो आप लोग हमारे पास आओ, हम लोग आपको हर्बल मेडिसिन देंगे जिससे आप लोग सही हो जाओ। और अभी वो जो हर्बल मेडिसिन होगी ना, उसका एक पूरा का पूरा कोर्स होगा। तुम लोग क्या करो, तुम लोग ना मेरी इस वीडियो को देखने के बाद ना इनके किसी सेंटर के अंदर जाओ, तुम लोग जाके ना कोई भी बीमारी मत बताना, वहां पे एक डॉक्टर बैठे होंगे, तुम लोग उनको जाके बोलना कि यार थकान रहती है थोड़ी सी, सारा दिन ऐसा एनर्जी फील नहीं हो, आप बताओ क्या करूं, अच्छी सी दवाई लिख के
दे दो जिससे बस एनर्जी रहे थोड़ी, 5 से कम दवाई आ जाए या फिर 1000 से कम का बिल आ जाए तो मुझे बता देना। बस वहां जाके खुद को गरीब मत दिखाना, क्योंकि अगर तुम डिसेंट गुड और अमीर दिखाओगे तो वो तुम्हें लूटेंगे। तुम्हारे को एक ऐसा शेड्यूल बना के दे दिया जाता है और प्लस में योगा ऐड कर दिया जाता है। अगर तुम लोग किसी भी बीमारी के लिए जाते हो कि भैया तुम्हें लगता है पूरी जिंदगी यही करूं क्या, कोई बंदा अर्थराइटिस या फिर बीपी टाइप की बीमारी के अंदर चला गया, भाई ये दिन की 15 दवाइयां लिख के दे देते हैं, ये सुबह लेनी है, दोपहर को, शाम को, रात को, और इसको लेना आपको अगले 2 सालों तक। उसके बाद योगा करने हैं, ये वाले एक्सरसाइज करनी है, ये वाली। लोग शेड्यूल फॉलो नहीं कर पाते, लोगों को लगता है यार मेरे में ही खोट है, बाबा तो एकदम बढ़िया आदमी है, और वो खुद को कोस के वहां से निकल लेते हैं उस गली से। और अगर कोई बंदा पूरा का पूरा प्रोसेस फॉलो भी कर लेता है तो बोलते भैया 2 महीने में थोड़ी कुछ होता है, 2 साल तक खाओ भैया, हम तो जड़ से बीमारी पकड़ेंगे और ये निचोड़ देंगे। तो जो हमारी दवाई है ना ओवर प्राइस, उसको खाते रहो बस। और ये स्टेटमेंट से मैं ये नहीं बोल रहा कि इनकी कोई भी दवाई असर नहीं करती है, इस स्टेटमेंट से मैं ये बोल रहा हूँ कि भैया कुछ चीजों में आयुर्वेदिक होगी पर कुछ चीजों में एलोपैथिक है, और उसको डिस्क्रेडिट करना कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है, जो बाबा ने हमेशा की है। और इनके क्लिनिक सारी की सारी दवाइयां ये आती है पतंजलि आयुर्वेदा के अंदर, बट इनकी पेस्ट ले लो, इनका मंजन ले लो, इनके बाकी प्रोडक्ट्स ले लो, ये आते हैं पतंजलि फूड्स के अंदर। 2019 से पहले ये पतंजलि आयुर्वेदा के अंदर थे, उसके बाद इन्होंने पतंजलि फूड्स बना ली रुचि सोया को खरीद के लिए, जैसे मैंने पहले बताया। उसके बाद जो भी कंज्यूम होने वाले प्रोडक्ट्स थे उन्होंने इसको इधर ट्रांसफर करना शुरू कर दिया, और पतंजलि फूड को एग्जैक्टली ऐसे लॉन्च किया गया कि भैया हम लोग विदेशी ताकतों के आगे लड़ रहे हैं, हमारा ये इंडियन ब्रांड है, हमारा अच्छी क्वालिटी है, हमारा स्वदेशी ब्रांड है। और स्वदेशी ब्रांड की रियलिटी क्या है मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। बाबा ने 2019 के अंदर रुचि सोया को खरीदा था, जिसका टर्नओवर 12,000 करोड़ था, और अभी 2026 का प्रोजेक्टेड टर्नओवर है 40,000 करोड़ रुपए। अगर इनकी दोनों कंपनियों को मिला दो तो 2026 का प्रोजेक्टेड जो रिजल्ट आने वाला है वो है 50,000 करोड़, और पिछले साल जो था वो था 45,000 करोड़ से भी ज्यादा। और एक क्रेजी नंबर पता कब आ रहे हैं, जब ये दंत कांति को एक आयुर्वेदिक मेडिसिन बोलते हैं ना, उसके अंदर 0.कुछ% मेडिसिन है। इनके कोई न्यूट्रिशन के कैप्सूल थे, उसको टेस्ट के अंदर फेल कर दिया गया था जब ट्रस्टिफाई ने उनकी कोई रिपोर्ट निकाली थी। तो इनका हनी भी टेस्ट के अंदर फेल हो गया और उसके अंदर शुगर पाई गई। ट्रस्टिफाई ने इनके घी को भी टेस्ट किया था और उसके अंदर नकली तेल पाया गया। पतंजलि वाले देसी घी के अंदर तेल मिला के बेच रहे हैं, और जिसको तुम लोग स्वदेशी ब्रांड बोलते हो ना कि भैया ये बाहर की कंपनी है, इंडिया में आई है, वो असली घी बेच रहे हैं। अमूल भी असली घी बेच रहा है भाई, और ये लोग मार्केट से महंगा भी बेचते हैं और काफी सारी चीजें सस्ती भी बेचते हैं। उसके बाद नकली होती है, खराब सामान होता है। इनकी लाल मिर्च टेस्ट में फेल होगी, सोन पापड़ी तक फेल होगी थी भाई इनकी टेस्ट में। और कुछ टाइम पहले न्यूज निकल के आई थी कि इनके कुछ डेंटल प्रोडक्ट्स थे, उसके अंदर नॉन वेज आइटम्स निकली है, और ये उस प्रोडक्ट के ऊपर ग्रीन डॉट लगा के बेच रहे थे, और इसको भी मिसलीड ऑफ मार्केटिंग ही बोला गया। सुप्रीम कोर्ट ने बाबा के 14 प्रोडक्ट्स के ऊपर बैन लगा दिया था कि भैया तुम्हारे प्रोडक्ट फेल हो चुके हैं, बेच मत लेना। और एनडीटीवी के एक रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ कि भैया बैन होने के बाद भी बिक रहे हैं। बाबा जी को डर ही नहीं लगता कोर्ट से, बाबा को लगता है कि भैया सत्ता हमारे हाथ में है, भगवा कपड़ा डाल रखा है, हमारा कोई घंटा कुछ नहीं उखाड़ सकता। तुम लोग समझो, बाबा कोई हिंदू गुरु नहीं है, बाबा कोई ब्रह्मचारी नहीं है, बाबा ने संन्यास नहीं ले रखा है, बाबा मोह माया के अंदर पगला चुके हैं। बाबा 45,000 करोड़ की कंपनी बना चुके हैं और कह रहे हैं भैया 1 लाख करोड़ तक ले जाएंगे। बाबा को लालच भी है, बाबा पॉलिटिक्स के अंदर भी है, बाबा पावर गेम तो बहुत बढ़िया खेल रहे हैं। बट क्योंकि तुम लोग बाबा को बचपन से ट्रस्ट करते आ रहे हो, एक टीवी पे देखते आ रहे हो और तुम लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हो, करो। पर जो भी तुम लोग खा रहे हो, जो भी तुम्हारा परिवार खा रहा है, उसको एक बार देखो। हो सकता है एक टाइम में तुमको इनके योगा से फर्क दिखाओ, पर आज की डेट में क्या बेच रहे हैं, खुद को ब्रांड एम्बेसडर बना रखा है, खुद को शुद्धता के नाम पे बेचा जा रहा है, तो भैया क्या बेच रहे हो तुम लोग। और मैं बाबा को डिस्क्रेडिट कर रहा हूँ, इनके प्रोडक्ट्स को बुरा बोल रहा हूँ, दैट डजंट मीन कि ये जो फॉरेन कंपनी है ये अच्छी है। कुछ भी खा रहे हो देख के खाओ यार, सिंपल सी गेम है। क्योंकि मुझे ये वीडियो बनाने के लिए किसी ने पैसा नहीं दिया, तुम्हें किस कंपनी के ऊपर कितना भरोसा करना वो तुम्हारी चॉइस है। पर मैं तो ऐसी कंपनी का एक क्लिप तक नहीं खरीदता भैया जो जान के सौदे करता हूँ, जो कोविड जैसी ट्रेजेडी के अंदर लोगों के डर का फायदा उठाता हूँ। और ये मेरी पर्सनल चॉइस है, मैं तुम्हें कोई अपील नहीं कर रहा, मैं तुम्हें कुछ बोल नहीं रहा कि भैया ये करो वो करो, तुम्हें जो चीज सस्ती और अच्छी लगती है खाओ भी। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें अवेयर करने के लिए बनाई गई थी कि भैया जिसके ऊपर इंडिया सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता है, और आज की डेट में भी उनका सामान ट्रस्ट के बेसिस पे बिकता है, और ये बढ़ता जा रहा है और बिकता जा रहा है। उनके ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रोडक्ट्स को बैन कर रखा है, उसके बाद भी बेचा जा रहा है। क्वालिटी टेस्ट के अंदर आज तक फॉरेन ब्रांड फेल नहीं हुए हैं, तुम्हारे बाबा का ब्रांड फेल हो रहा है, मतलब ये और गंदी क्वालिटी दे रहा है। तो देश का ब्रांड है, भारत का ब्रांड है, ये पेट्रियार्की की थोड़ी बहुत कम दिखाओ। देश का सामान खरीद के देश को बाद में संभाल लेना, पहले खुद को देखो भैया क्या खा रहे हो। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, मैं तुमसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।